हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है आज। तो लेक्चर नंबर 5 में जाने से पहले हम लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो देखेंगे, क्या क्या पढ़ा था हमने और आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो लास्ट लेक्चर में अभी हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या स्टार्ट किया था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी, दो थ्योरीज पढ़ी। एक थ्योरी हमने पढ़ी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? जे थॉमसन्स मॉडल, जे थॉमसन्स मॉडल। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी मॉडल में आते हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको याद रखना है। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक तो हम देखेंगे रॉथरफोर्ड्स मॉडल, यानी कि नेक्स्ट मॉडल जो हमारा आ रहा है वो है रॉथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और दूसरा जो हम यहां पर देखने जा रहे हैं वो है बोहरस मॉडल। इसमें हम जो देखेंगे बोहरस मॉडल में खाली पोस्टुलेट्स देखेंगे कि इसके पोस्टुलेट्स क्या है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में हमें आएगा भी नहीं। क्लियर? उसके बाद हम एटॉमिक न्यूक्लियस देखेंगे थोड़ा सा। एटॉमिक न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो यही है, एटॉमिक न्यूक्लियस। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इस में आते हैं। कि अगर आपको कोई कहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में ज्यादा क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस में बन जाते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहां से? पहले रॉथरफोर्ड्स मॉडल से। दूसरा नाम जो अल्फा पार्टिकल रॉथरफोर्ड्स मॉडल का वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें ये क्यों यूज, मतलब इसका ये नाम क्यों पड़ा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो चीज समझते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो रॉथरफोर्ड है इसने अल्फा पार्टिकल का यूज किया, अल्फा पार्टिकल का यूज किया। अल्फा पार्टिकल जो था ये था प्रोजेक्टिंग पार्टिकल, जो हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टिंग पार्टिकल अल्फा पार्टिकल था। अब अल्फा पार्टिकल है क्या चीज? ये है हीलियम न्यूक्लियस। तो याद रखिए हीलियम न्यूक्लियस। क्लियर? अब यहां पर जो मैंने 4 और 2 लिखा, ये क्या चीजें हैं ये हम बाद में देखेंगे, जब हम एटॉमिक न्यूक्लियस पर आएंगे उसमें मैं ये सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर अगर मैं आपको बताने जा रहा हूं तो इसका मतलब है आप लोग क्या करोगे, यहां पर इसको अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो इसको आगे जाके हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है हीलियम न्यूक्लियस, 2 और 4 मास नंबर, और ये होता है एटॉमिक नंबर इसका। क्लियर हुआ है? ओके। तो ये प्रोजेक्टिंग पार्टिकल था। और ये प्रोजेक्ट किस पर किया गया? ये प्रोजेक्ट किस पर किया गया? तो ये भी आप याद रखिए, ये प्रोजेक्ट किया गया गोल्ड फाइल पर। किस पर? गोल्ड फाइल। अब ये गोल्ड फाइल क्या है? मान लीजिए ये है थिन शीट। क्या चीज है? थिन शीट ऑफ गोल्ड, थिन शीट ऑफ गोल्ड। जैसे कि एक टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर जैसे होता है, ऐसे ही थिन शीट गोल्ड का था। क्लियर? क्लियर? ओके। अब ये सब चीजें इसके एक्सपेरिमेंट में थी। अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया किस पर? गोल्ड फाइल पर। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशंस थी, यानी कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, वो देखेंगे हम। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फाइल, मीन्स दे गो अनडिफ्लेक्टेड। इनमें डिफ्लेक्शन नहीं हो, अनडिफ्लेक्टेड। यानी कि हुआ क्या वहां पे? मान लो ये गोल्ड फाइल है और ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है अल्फा पार्टिकल, और जब ये गया तो ये सीधे इसके अंदर गया और कोई डिफ्लेक्शन इसको नहीं मिली, स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड। क्लियर? तो कितने पार्टिकल्स हुए? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल। बहुत सारे स्ट्रेट निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन उनको नहीं मिली। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वायर डिफ्लेक्टेड बाय फाइल बाय स्मॉल एंगल्स। ये अगर फाइल है हमारे पास तो ये अल्फा पार्टिकल गया, इसके बाद जब ये यहां से गया तो यहां पर उसको थोड़ी सी डिफ्लेक्शन मिली, स्मॉल डिफ्लेक्शन, यानी कि थोड़ी सी डिफ्लेक्शन मिली, इस तरह से गए। सम, कुछ पार्टिकल्स को ऐसे डिफ्लेक्शन मिली, या कुछ पार्टिकल्स को इस तरह से डिफ्लेक्शन मिली, या कुछ पार्टिकल्स को इस तरह से डिफ्लेक्शन मिली, यानी कि वापस भी आए। क्लियर? लेकिन
90 से स्मॉल, 90 से लेस डिफ्लेक्शंस उनको मिली। सम ऑफ द पार्टिकल्स वायर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। तो ये एक ऑब्जर्वेशन भी आप इसमें याद रखिए, स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुए। लास्ट वाला जो इसका ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि 1, ये आप याद रखिए, 1 आउट ऑफ 12,000, 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स, यानी कि 12,000 में से एक पार्टिकल जो है वो रिबाउंड हुआ, अपीयर्ड टू रिबाउंड। रिबाउंड का क्या मतलब है, यानी कि जिस रास्ते से हमने उसको भेजा था उसी रास्ते से वो वापस आया आफ्टर रिबाउंडिंग। क्लियर? तो ये थी ऑब्जर्वेशंस किसकी, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाला वो भी देखेंगे, क्योंकि वही चीज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस दैट इज 99.9%। ये आप याद रखिए, यहां पर ये 99.9% है। कितना है? 99.9%। इनसाइड एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम के अंदर जो 99%, अगर हम मान लीजिए इस एटम है तो इसके अंदर 99.9% जो स्पेस है, जो जगह है, वो खाली होती है। क्या होती है? वो खाली होती है। इसमें जो आपको याद रखना है वो यही है कि एक चीज याद रखिए, ये वाली लाइन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्रॉम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्लियर? तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, 99.9% ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। तो ये ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। अब ये इसको कैसे पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी? और इसका रीजन यही है, दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। क्योंकि अभी मैंने कहा था उसमें, और किसमें, सॉरी, ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या कहा था कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास थ्रू हुए अनडिफ्लेक्टेड, और इसी वजह से इसने ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, 99.9% इज एम्प्टी। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। दूसरा जो इसका कंक्लूजन है वो क्या है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज एटम के पास है वो काफी स्मॉल स्पेस लेता है। ऐसा कब पता चला? एज वेरी फ्यू पार्टिकल्स वायर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ बाय स्मॉलर एंगल्स। क्योंकि अभी मैंने दूसरी ऑब्जर्वेशन बोली, दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने क्या कहा था, कुछ पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हुए फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से, बाय स्मॉलर एंगल्स। और इसकी वजह ये क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, अब आपको ये पॉजिटिव चार्ज कहां से है, तो मैंने अभी कहा कि हम क्या प्रोजेक्ट करते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्जड आयन होता है, पॉजिटिवली चार्जड आयन होता है। क्लियर? तो अगर मैंने यहां से पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्ट किया और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो डिफ्लेक्शन मिलेगी। इसलिए एटम के पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसने काफी स्मॉल स्पेस लिए, इसलिए क्या हुआ कि पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ बाय स्मॉलर एंगल्स। अगर ज्यादा जगह ली होती तो सभी जगह पे आपको डिफ्लेक्शन मिलती, लेकिन इसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड अनडिफ्लेक्टेड। तो अनडिफ्लेक्टेड मीन्स वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्लियर? तो कुछ ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि जहां पर ये डिफ्लेक्ट हुए वहीं पर स्मॉल स्पेस है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, किसका? एटम का। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देख। थर्ड कंक्लूजन जो है ना, ये फर्स्ट थ्री जो अपने 3 ऑब्जर्वेशंस यहां पर देखे, तीनों का मीन है, तीनों का रिजल्ट है। अब है क्या ये? ऑल द पॉजिटिव चार्ज, जो सारा पॉजिटिव चार्ज है और जो मास, सारा मास, वो कहां पे कंसंट्रेटेड है? एक स्मॉल वॉल्यूम में, एक स्मॉल रीजन में, गोल्ड एटम के स्मॉल रीजन में। अगर ये एटम है तो इसके स्मॉल रीजन में, एक स्मॉल रीजन, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मैंने भी कहा 99.9%। अब इसका मतलब है ये वाला रीजन, इतना वाला रीजन, इसी रीजन में सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास कंसंट्रेटेड है, और इसी रीजन को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। तो इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है, न्यूक्लियस कौन सा पार्ट है एटम का? तो ये वो हिस्सा है जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड है और सारा पॉजिटिव चार्ज भी कंसंट्रेटेड होता है। किसमें? हर किसी एटम में। क्लियर हुआ है?
तो ये ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन्स थे किसके, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के। ये 3 कंक्लूजन्स आपको याद रखने हैं और इन 3 कंक्लूजन्स को इसी तरह आपको याद रखना है। क्लियर, किसमें, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट में। अब रदरफोर्ड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। रदरफोर्ड को किस पर नोबेल प्राइज मिला और कब मिला वो भी देखेंगे। तो याद रखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1908 में नोबेल प्राइज मिला था रदरफोर्ड को। क्या मिला था, नोबेल प्राइज। क्या नोबेल प्राइज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर मिला था, नहीं। क्या न्यूक्लियस को डिस्कवर करने में इसको नोबेल प्राइज मिला, नहीं। तो याद रखोगे नोबेल प्राइज किस पर मिला था, इसको मिला था डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ। तो याद रखिए यहां पर केमिस्ट्री मिला, तो केमिस्ट्री में ही इसको मिला था नोबेल प्राइज। केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सबस्टेंसेस, यानी कि इन शॉर्ट रेडियो एक्टिविटी पर इसको मिला था क्या, नोबेल प्राइज। और कब मिला था, 1908 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है कि ऑन विच Rutherford was awarded Nobel Prize in 1908। तो नीचे लिखा होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दूसरा होगा कुछ और, तीसरा होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और लास्ट में होगा बोथ एंड भी। तो आप लिखोगे बोथ एंड भी, शायद ये दोनों है, तो इसका मतलब ये गलत हुआ। तो इसमें याद रखिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, खाली इस पर इसको नोबेल प्राइज मिला था। दूसरा चीज इसमें रदरफोर्ड के लिए आप याद रखोगे, जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ही ने किया था। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो किस एक्सपेरिमेंट में किया था, तो इसी एक्सपेरिमेंट में उसने किया था, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्लियर, किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ही ने। तो ये भी आप इसमें याद रखोगे। क्लियर, एक और कंक्लूजन यहां पर मैंने लिखा, ये भी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का ही कंक्लूजन था, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। क्योंकि इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, रदरफोर्ड। अब इसमें उसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया वो भी देखेंगे हम। क्लियर, क्योंकि उसके बाद बोहर पर आएंगे हम। देखो अभी इसने क्या कहा, ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास है एटम। क्लियर, और इस एटम में क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। और उसने क्या कहा, अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में ही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको बाद में देखेंगे हम कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको शेल्स भी कहते हैं बाद में। इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, इस तरह से यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं अपने वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में। अब हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फिलहाल इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अब जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास होती है एक्सेलरेशन। क्या होती है, एक्सेलरेशन। और अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या है कि इट विल इमिट एनर्जी, ये एनर्जी देगा। क्लियर, जब ये एनर्जी देगा तो ये खुद की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और जब एनर्जी इसकी लॉस हो जाएगी, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इसमें फॉल होगा, यानी कि न्यूक्लियस में चला जाएगा, फॉल इनटू न्यूक्लियस। अगर ऐसा हुआ तो एटम जो है, फिर एटम जो है ये हाईली अनस्टेबल हुआ। क्या हुआ, हाईली अनस्टेबल। लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा है कभी एटम हाईली अनस्टेबल है। हमें पता है कि एटम जो है ये स्टेबल है और हाईली स्टेबल है। क्लियर, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, रदरफोर्ड। और इसके लिए कौन आया, बोहर, और उसकी थ्योरी हम अब देखेंगे। थोड़ा सा लंबा पोस्टुलेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। तो बोहर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स में
खाली कुछ जो अलाउड ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स, उन्हीं में, हर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स में। और उन ऑर्बिट्स में जब ये रिवॉल्व करता है तो ये एनर्जी इमिट नहीं करता है, रेडिएट नहीं करता है। और इन्हीं को बोहर ने नाम दिया है स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स। ये आप याद, व्हाट आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स? दोज ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं या स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं। और वही ऑर्बिट्स, अब यहां पर मैंने कहा कि सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट। अब कौन से ऑर्बिट्स अलाउड हैं? तो ये आप याद रखिए, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल which satisfy the condition that angular momentum of electron is whole number multiple of h by 2 pi। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, P is mv। मैंने कहा था ये क्या चीज है? ये है क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। और मैंने कौन सी मोशन वहां पे पढ़ाई थी? लीनियर मोशन। अब एंगुलर मोमेंटम जो है ये L mv r, क्लियर? ये है m इंटू वी, ये है m v और r। तो ये क्या चीज है एंगुलर मोमेंटम? ये भी यही है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, लेकिन अब यहां पर ये है क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर मोशन, क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर मोशन। और अगर ये इक्वल टू है h by 2 pi, व्हाट इज h? इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 पाई भी कांस्टेंट है। अगर इसका वैल्यू, एक mvr का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो वही ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है, तो वही ऑर्बिट पॉसिबल है, परमिसिबल है, और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, और उसमें वो एनर्जी को इमिट, रेडिएट नहीं करेगा। ये फर्स्ट पॉस्टुलेट था किसका? बोहर का। तो मैं कह रहा हूं इसको कॉपी आप कर ही दो। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉस्टुलेट पर आते हैं। दूसरा पॉस्टुलेट क्या है? द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये एनर्जी को ट्रांसफर यानी कि इमिट कर सकते हैं, रेडिएट कर सकते हैं, लेकिन कब? एज इट जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिट है, क्लियर? अब अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, यहां से यहां आ रहा है, तो ये इमिट करता है एनर्जी। किस शेप में? EM वेव शेप में। हमने वेव्स पढ़ा है, तो मैंने वहां पे कहा है EM वेव कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर? तो याद रखिए, एज इट जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। ये आउटर ऑर्बिट है, ये इनर ऑर्बिट है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो ये एनर्जी को इमिट करेगा। इस ऑर्बिट में ये एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, बल्कि जब ये यहां से यहां जाएगा, ट्रांसफर जाएगा आउटर से इनर, तो ये इमिट करेगा एनर्जी। और कन्वर्सली अगर इसको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो इसको हमें राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो है एनर्जी EM वेव ही होगी। ये एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो यहां आ सकता है, क्योंकि ये हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट होता है, लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट होता है। अगर या इस तरह से समझते हैं, या इसमें इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है 10 जूल, इसके अंदर होती है 8 जूल। अब अगर ये 10 जूल से कहां जाएगा? 8 जूल से, तो 2 जूल उसको देने पड़ेंगे ना। या अगर इसको 10 जूल में जाना पड़ेगा, तो यहां पर तो 8 ही है, तो हमें इसको 2 जूल देने, तो तब जाके ये 10 में जाएगा, इस वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। यही चीज ये दूसरा इसका पोस्टुलेट होता है, क्लियर? अब इसमें क्या हमें याद रखना है कि, याद रखिए कि इसकी जो इक्वेशन है वो ये है कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब E2 क्या है? ये जो है E2 है, ये है एनर्जी आउटर शल की, या आउटर ऑर्बिट, आप याद रखिए आउटर ऑर्बिट की। ये E1 क्या है? ये भी एनर्जी ही है, लेकिन किसकी? इनर ऑर्बिट की। दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या निकलता है? H। ये अभी मैंने कहा ये प्लैंक्स
कांस्टेंट है, और एफ क्या है यहां पर, ये है फ्रीक्वेंसी। और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट जो हमें करना पड़ेगा, तब हमें एच एफ वैल्यू आएगा। तो वही वैल्यू, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी अगर हमें इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेना है, और इतनी एनर्जी ये देगा अगर ये यहां से यहां जाएगा। क्लियर। तो ये था पोस्टुलेट नंबर 2 किसका, बोहर्स मॉडल का। तो ये बोहर्स मॉडल में आपको ये दो पोस्टुलेट्स याद रखने हैं। क्लियर। अब हम आते हैं किस पर, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है यानी कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो है थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे हम। अब यहाँ पर एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये तो ऑलरेडी मैंने बोला था रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। द सेंट्रल कोर क्या होता है एटॉमिक न्यूक्लियस, ये होता है सेंट्रल कोर ऑफ एटम विच कंटेन्स ऑल ऑफ द एटम्स पॉजिटिव चार्ज एंड 99.9% मास। तो ये हमने रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट में मैंने अभी बता दिया था आपको। अब एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी, दोनों को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो पार्टिकल्स विच मेक अप न्यूक्लियस, वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस को बनाते हैं। और वो कौन कौन सा है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये आपस में, मैंने अभी कहा प्रोटॉन जो है, अभी आगे भी इस पर हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन के बारे में। फिलहाल तो इतना पता है कि ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। दोनों में अट्रैक्शन क्या है, दोनों में कैसे बंद होते हैं न्यूक्लियस में, तो दे आर बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बाउंड होते हैं न्यूक्लियस में, किस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कि वीक न्यूक्लियर फोर्स से। तो याद रखोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंद होते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज गिवन ए नेम एज एटॉमिक नंबर। अब अगर आप लोगों को मैं अभी कहूं कि मुझे बताओ आयरन जो है, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कहोगे 56 इसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं उसी के हिसाब से एटॉमिक नंबर दिया जाता है किसी भी एलिमेंट का। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर कितना है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखिए तो वहां पर 1 है इसका नंबर, तो इसका मतलब है प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। अगर मैं ये कहूं हीलियम का नंबर कितना है, तो आपको कि इसका दूसरा नंबर है, तो इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 2। इसी तरह से आगे बढ़ोगे आप। क्लियर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज गिवन एज ए नेम एटॉमिक नंबर। और पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस के हिसाब से रखा गया है। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा है He, उसके बाद आगे H, लिथियम, उसके बाद बी सीन ऑफ नीना मिगल से पेस्कल अर्का। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के नाम है मैंने भी कहा, तो 20 एलिमेंट्स हैं। तो उन 20 को हमने इस तरह से रखा है ना पीरियोडिक टेबल में। ये किस बेसिड रखा है, तो याद रखो ये प्रोटॉन्स के बेसिड से, कि किसी एटम में, किसके एटम में कितने प्रोटॉन्स है। अगर किसी के 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद इनको 1, 2, 3, 4 पे रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और उसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन नंबर। इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना है, तो हमें देखना पड़ेगा न्यूट्रॉन्स। इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना है, तो हमें देखना पड़ेगा न्यूट्रॉन्स। क्लियर। बाद में मैं बताऊंगा इसको निकालते कैसे हैं, अगर आपको गिवन होगा तो वो कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मैंने भी कहा न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसका नाम है मास नंबर। दोनों का एडिशन, दोनों लेंगे तो मास नंबर कहलाएगा। तो इन तीनों में एक इक्वेशन बन जाती है अगर आप ध्यान में रखोगे। न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ दैट इज मास नंबर, यानी कि ए, मास नंबर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इज इक्वल टू, ए की इक्वल टू है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज Z प्लस N। ये इक्वेशन आप याद रखोगे, ए इज Z प्लस N। मैंने भी कहा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसका नाम है मास नंबर। अगर मैं कहूं आपको हीलियम है,
तो इसका जो आप मुझे मास नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट आप देखोगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ए कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 2 + 2 4, क्लियर। तो आप लिखोगे 4 2, इस तरह से मैंने लिखा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, क्लियर। तो ये बन जाएगा हीलियम न्यूक्लियस, जो भी मैंने कहा था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो यूज हुआ था, ये पॉजिटिव आयन होता है, क्लियर। अब एक्चुअल में ये आइसोटोप होता है, बाद में देखेंगे इस पर, वापस आएंगे किस पर, इस पर। न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली, तो ये रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियस की, रिप्रेजेंटेशन। एक्स रिप्रेजेंट्स एलिमेंट, एक्स रिप्रेजेंट्स सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की सिंबल। और Z क्या रिप्रेजेंट करता है, Z रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, A रिप्रेजेंट्स मास नंबर। तो याद रखिए, अगर आपको ये बताए व्हाट इज A इन दिस डायग्राम, तो ये होता है मास नंबर। व्हाट इज Z इन दिस डायग्राम, इट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज X इन दिस डायग्राम, इट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल है N, क्लियर। तो नीचे है 7, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मास नंबर 14 है। अब अगर मैं ये कहूं कि आप इसके न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करोगे, तो 14 - 7 = 7, तो आपको ये मिलेगा न्यूट्रॉन नंबर, क्योंकि A इज Z + N। अब A इसका 14 है, इसका Z जो है A है 14, Z जो है वो है 7, तो आपको यहां से N मिलेगा। Z को इस साइड में लेते हैं, A - Z = N, तो आपको 7 ही मिलेगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर भूल ही गया था, इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए न्यूक्लियन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, इसलिए न्यूक्लियन नहीं कहलाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अब इसके बारे में और जानकारी, जैसे कि अभी इसमें बहुत सारा मिसिंग है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की जानकारी, जैसे कि प्रोटॉन की जानकारी, जैसे कि न्यूट्रॉन की जानकारी, यानी कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें आइसोटोप्स, आइसोट्यून्स और आइसोबार्स, ये भी देखेंगे हम, और इनके ट्रिक्स, किस तरह से इनको याद रखा जाता है कि इनमें कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं। इसी तरह इसमें हम देखेंगे बाद में कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ये किन के बने हुए कंपोजिट पार्टिकल्स क्या है, और वो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मीन्स नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएसबी के हिसाब से, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो इस पार्ट में होते हैं, क्लियर। तो इसीलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो हैव ए नाइस डे।